हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे वायुदाब। हमारा टॉपिक है एयर प्रेशर। टॉपिक क्या चल रहा था? वायुदाब। एयर प्रेशर। वायुदाब। हम बात करते हैं वायुदाब के बारे में। हमने चर्चा की है कि वायुदाब तापमान में कैसा संबंध होता है, विशेष परिस्थिति में वायुदाब और तापमान में कैसा संबंध होगा, अक्षांश और वायुदाब में कैसा संबंध होगा, हमने चर्चा की है। वायुदाब को मापने की जो इकाई होती है जिसको हमने मिलीबार कहा है, जो वर्तमान में जो एक इकाई और पढ़ी जा रही है जिसको हमने पास्कल कहा, जो कि 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर की जो हम इकाई मानते हैं। उसके बाद में हमने कहा वायुदाब मापी जो होती है वो बैरोमीटर होती है। यहाँ पे हमने संबंध बताया था इसके। अब यहाँ इसके बारे में चर्चा की थी। जो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर, और जो बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर, इसके अंदर विलोमानुपाती संबंध होता है। बात एक ही है। यहाँ पे तापमान कह सकते हैं, यहाँ पे वायुदाब कह सकते हैं। इस तापमान को मापने की इकाई थर्मामीटर होती है और बैरोमीटर वायुदाब को मापने वाली इकाई होती है। इसको आप ध्यान में रखना। यहाँ पे अगर थर्मामीटर बढ़ा तो वायुदाब घटेगा, अगर ये घटा तो ये बढ़ेगा। यहाँ पे दोनों का विपरीत संबंध होता है, विलोमानुपाती संबंध होता है। हमने ये चर्चा कर ली है। हमने ये कहा कि ऊंचाई के अनुसार जाते हैं तो वायुदाब घटता है, क्योंकि हमने ये बात की थी कि वायुदाब है क्या? एक वायु के स्तंभ का भार है, यानी इसका प्रेशर है। इसको हमने वायुदाब नाम दिया है, जो धरातल के ऊपर पड़ रहा है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वायुदाब घटता जाएगा। ये बात हमने कर ली थी। फिर हम बात करते हैं कि जो उच्च वायुदाब होती है, जिन स्थानों पे हम वायुदाब देखते हैं, वायुदाब वैसे तो भिन्न भिन्न होता है। किसी भी स्थान पे देखोगे आपको यहाँ पे अलग वायुदाब मिलेगा, यहाँ पे अलग प्रकार का वायुदाब मिलेगा। इनका जो मेन कारण होता है वो पवनें होती हैं, यानी विभिन्नता का जो कारण होता है वो वायु में जो गति होती है वो इस वायुदाब को कम ज़्यादा करती रहती है। यानी यहाँ पे कह सकते हैं उच्च वायुदाब से कम वायुदाब की तरफ हमेशा पवनें चलती हैं। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हमेशा पवन जो चलेगी, पवन वो कैसे चलेगी? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी। इस बात को आप ध्यान में रखना। पवन किस तरीके से चलेगी? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की। ऐसे नहीं कि निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर पवन चलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि ये जो पवनें होती हैं, ये पवनें वायुदाब जो है उसको कम ज़्यादा करती रहती है। पृथ्वी पे हमें बहुत सारी पेटियाँ ऐसी हैं जहाँ पे हमें पवनों के कारण पेटियाँ बनती हुई नजर आएंगी। वहाँ पे वायुदाब का ज़्यादा और कम होना इस पवनों पर ही निर्भर करता है। यानी वायु के अंदर जो गति होती है उसके कारण ही यहाँ पे वायुदाब कम ज़्यादा होता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों में, तापमान और वायुदाब में भी हम कहें तो विपरीत संबंध माना जाता है। यहाँ पर हम कहें कि वायुदाब का जो वितरण होता है, वितरण का मतलब कहाँ पर ज़्यादा और कम, उसके अंदर सबसे ज़्यादा किस किस का हाथ होता है उनके बारे में बता दें। एक तो ऊंचाई का हाथ होता है। किसका हाथ होता है? ऊंचाई का। ऊंचाई बढ़ेगी वायुदाब घटेगा, दोनों में विलोमानुपाती संबंध पाया जाता है। दूसरा, इसको प्रभावित करता है तापमान। इसके वितरण को कौन प्रभावित करता है? तापमान। तापमान बढ़ेगा वायुदाब घटेगा। समझ रहे हो बात? तीसरा हम कहें तो वायु प्रवाह जो होता है, वायु का प्रवाह का मतलब संचलन, मूवमेंट। यानी एक वायु है, यहाँ से यहाँ जाएगी तो यहाँ तो इस स्थान को खाली कर देगी, तो खाली कर देगी इसका मतलब यहाँ पे वायु कम है तो यहाँ पे दाब कम लगेगा। दाब कम है इसका मतलब न्यून दाब हो गया। ये वायु जाकर के यहाँ इकट्ठी हो गई। कम आयतन वाले क्षेत्र में अधिक वायु का भार पड़ गया। यानी आयतन, यहाँ पे आयतन का मतलब बता रहे हैं कि इतना स्थान खाली है यहाँ पे केवल,
और यहाँ पे इतने स्थान की वायु आकर के यहाँ जमा हो गई, तो अब यहाँ पे इकट्ठी होगी तो जमा होगी। अगर किसी जगह की वायु अगर आकर के एक स्थान पे यहाँ पे इकट्ठी हो गई, उसके बाद में उसको जगह ही नहीं मिलेगी यहाँ पे रहने के लिए, तो वहाँ पे उसका प्रेशर बनेगा, वायु के कणें का क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, दाब लगेगा, तो यहाँ पे उच्च वायु दाब हो जाएगा। समझ रहे हो बात। तो यहाँ पे वायु का जो प्रवाह होता है ये भी इसके वितरण को प्रभावित करता है। तीसरी बात, पृथ्वी का जो घूर्णन है, पृथ्वी का जो घूर्णन है वो भी इस वायुदाब की पेटियां हैं या वायुदाब है इसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, जो हम पढ़ने वाले हैं। एक जो जलवाष्प होता है, जलवाष्प, ये भी इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इन कारकों को आप ध्यान में रखोगे। जलवाष्प इसको प्रभावित करता है, ऊंचाई करती है, तापमान करता है, वायु प्रवाह करता है और पृथ्वी का घूर्णन करता है। इनके कारण वायुदाब का जो वितरण होता है कम ज़्यादा, यानी उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब इसको प्रभावित करते रहते हैं। तो इन नामों को आप ध्यान में रखोगे। यानी वायु प्रवाह का मतलब हो गया पवने, समझ गए। पृथ्वी का घूर्णन यानी अपने स्थान पे घूमती रहती है। दो शब्द आते हैं, एक तो आता है परिक्रमण, एक तो क्या आता है, परिक्रमण आता है, और एक आता है परिभ्रमण। दोनों का मतलब समझ लो। परिक्रमण का मतलब हो गया अपने जो पृथ्वी है वो सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाती है, वो तो उसका परिक्रमण काल हो गया। और जो परिभ्रमण है, परिभ्रमण का मतलब अपने स्थान पे घूमना, अपने ही स्थान पे घूमती रहती है, जिसको हम क्या कहते हैं, परिभ्रमण या घूर्णन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वायुदाब की जो पेटियां हैं वहाँ पर ये जो पृथ्वी का घूर्णन काल है ये भी इसको प्रभावित करता है। कैसे करता है वो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसको सीखेंगे। एक साथ हम कहेंगे पवने यहाँ पे आई और पवने आकर के इकट्ठी हुई और यहाँ पे ऊंच वायुदाब बना दिया, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। सबसे पहले आपको वायुदाब जो पेटियाँ हैं उनका एक ढांचा आपके दिमाग में बैठना चाहिए। उससे पहले आपको छोटी छोटी बातें आनी चाहिए कि ये चीज़ें होती कहाँ से हैं। समझ रहे हो बात। तो यहाँ पे हम वायुदाब को ये जाने कि वायुदाब है क्या चीज़ और कहाँ से बन रही है और वो हमें कैसे प्रभावित करता है। क्या वायुदाब से वाकई में पवनें चलती हैं क्या, यहाँ पे उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनें कैसे चलती हैं, उनके बारे में हमें जानना है। सबसे पहले तो यही जानना है कि छोटी छोटी बातें होती हैं। बैरोमीटर क्या होता है, थर्मामीटर क्या होता है और समदाब आइसोबार क्या होता है, इनके बारे में आपको अगर पता नहीं है तो आप क्या इसको पढ़ोगे फिर। यहाँ पे सबसे पहले तो ये जानो कि आइसोबार होता क्या है। यहाँ पे हम कहें कि अगर हम इसकी इकाई तो किस में मापते हैं, मिलीबार में मापते हैं। किस में मापते हैं, मिलीबार। समझ रहे हो बात। यानी इसको हम MB से प्रदर्शित करते हैं, यानी इसको मापने वाली जो इकाई होती है उसको हम मिलीबार कहते हैं। यानी जैसे हम यहाँ पे दूरी मापेंगे तो उसको किलोमीटर मीटर में मापते हैं, तो हमारी इकाई क्या हो गई, किलोमीटर हो गई। उस दूरी को मापने की इकाई क्या हो गई, किलोमीटर हो गई। आप किसी वस्तु को यहाँ पे तौल रहे हो तो वो किस में हो गया, किलोग्राम में हो गया, तो उसकी इकाई क्या हो गई, किलोग्राम की हो गई। वैसे ही हम इस वायु को किस में मापते हैं, मिलीबार में मापते हैं। जो मापने का काम कौन करता है, बैरोमीटर करता है। समझ रहे हो बात। इस बैरोमीटर, एक बैरोमीटर होता है, इस बैरोमीटर में 1 डिग्री पारा होता है। एक तरफ इसकी संख्याएं होती हैं, एक तरफ इसका पारा होता है। समझ गए बात। यहाँ पे उस डिग्रियों पे चलता है, ये यहाँ पे लिखे होते हैं, यहाँ पर 1 से लेके 1000 तक गिनती होती है। समझ रहे हो बात। 500, 700, यहाँ पे 1000, 1500 ऐसे काउंटिंग होती है, वो मिलीबार में लिखी हुई होती है। समझ गए बात। यहाँ पे अगर इस मौसम की जानकारी करवाता है बैरोमीटर हमें, अगर यहाँ पर अचानक से वो पारा नीचे की ओर गिर जाता है, अचानक से वो पारा वहाँ पर अचानक से गिर जाता है, इसका मतलब वहाँ पर आंधी तूफान आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं, आंधी तूफान। यानी वहाँ पर मौसम खराब होने वाला है। या अगर ये पारा धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है, यानी यहाँ पर प्रतिचक्रवातीय दशा उत्पन्न होने वाली है। कौन सी दशा, प्रतिचक्रवातीय। ये पढ़ेंगे तब हम डिटेल से बात करेंगे। प्रतिचक्रवातीय का मतलब होता है यहाँ का मौसम होगा वो साफ़ होगा, वहाँ पर ना तो आंधी आएगी, ना कोई तूफान आएगा, ना कोई वर्षा होगी। अगर प्रतिचक्रवातीय जहाँ पर दशा बनती है, इसका मतलब वो मौसम क्या होगा, हमेशा साफ़ होगा। तो यहाँ पर अगर बैरोमीटर के जो पारा होता है, अगर वो धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ रहा है, इसका मतलब वहाँ पर प्रतिचक्रवातीय दशा उत्पन्न होने वाली है। अगर एकदम से नीचे गिर जाता है, इसका मतलब वहाँ पे मौसम खराब होने वाला है। इसलिए बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है। हमें मौसम के बारे में जानकारी सबसे पहले यहाँ पे बैरोमीटर से प्राप्त हो जाती है।
ठीक है। यहाँ पे हम कहते हैं कि इसके जो एक लाइन बनी होती है विश्व के संदर्भ में हम देख सकते हैं कि कौन से जगह पे किस प्रकार का वायुदाब है, उसको हमें जानने के लिए और मानचित्र में हमें प्रदर्शित करने के लिए एक काल्पनिक रेखा को हमने बनाया है, जिसको यहाँ पे समदाब रेखा कहा है। क्या कहा है? समदाब, जिसको आइसोबार कहा जाता है। समझ गए बात? इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं, जबकि हिंदी में कहते हैं समदाब, यानी समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली वह काल्पनिक रेखा जिसको हमने समदाब नाम दिया है। यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे हम पृथ्वी की बात करें, मानो ये पृथ्वी है, इसके ऊपर ये हमने मानचित्र को देखा, इस भाग में हमने मानचित्र को देखा, तो इस भाग के यूँ कहें कि इस विश्व के मानचित्र में यहाँ पर इस जगह पे 1000 MB यानी यहाँ का जो वायुदाब है वो 1000 मिलीबार है, और यहाँ पर एशिया का जो भाग है यहाँ पर भी 1000 मिलीबार है। फॉर एग्जांपल कर रहे हैं, समझ रहे हो? समझने की बात। फिर हम यूँ कहें कि इस मानचित्र पे हम समदाब रेखा कैसे बनाएं? यहाँ पे 998 MB है, समझ गए? यहाँ पे 900 MB है, तो आपको क्या करना है? आपको 1000 वाली इस लाइन को आपको मिलाना है। इससे आपको एक तरफ यहाँ पे लिख दोगे 1000 MB, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर एशिया में भी 1000 MB मिलीबार यानी समदाब रेखा है या वायुदाब इतना है, और यहाँ पर भी वायुदाब इतना है। समझ गए? इसलिए अपनी सरलता के लिए ये एक बनाई गई काल्पनिक रेखा है, यानी मानचित्र में हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसको हमने क्या कहा है? आइसोबार कहा है, जो कि समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है। समझ गए? इतनी बात करने के बाद में हम यहाँ पे नॉर्मल जानकारी हो गई कि बैरोमीटर को मापने की इकाई होती, बैरोमीटर को मापने वाली जो यंत्र होता है इसका नाम है, और यहाँ पे मिलीबार इसकी इकाई है जो कि हम पढ़ते हैं मिलीबार में, और यहाँ पर आइसोबार यानी समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। इसके बाद हम करते हैं कि वायुदाब जो पेटियाँ हैं उसका जो वितरण है यानी किस किस रूप में है वो देखते हैं एक बार। देखिए, 2 रूपों में चलती है, एक तो उच्च में और एक निम्न में। वायुदाब जो है बीच का नहीं होता, या तो उच्च वायुदाब होगा या निम्न वायुदाब, 2 ही बातें होंगी। हमारा जो टॉपिक होगा यहाँ पे वायुदाब पेटियों का वितरण होगा, वायुदाब पेटियों का वितरण समझ रहे हो बात? यानी वायुदाब पेटियों का वितरण हम पढ़ रहे हैं। हमें केवल इतना जानना है कि वायुदाब पेटियां हैं कितनी और कहाँ पर है, केवल ये जानना है। उसके बाद हम एक एक करके सबकी डिटेल पढ़ेंगे और उसके अंदर फिर पवनों की डिटेल पढ़ेंगे। अगर स्टेप बाय स्टेप चले तो हमें सारी जानकारी हो जाएगी। अगर हम पहले ही आगे वाली चीज़ को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ अपने को हाथ नहीं आएगी। हम एक बार पढ़कर संतुष्ट हो जाएंगे लेकिन वो अपने स्थायित्व में नहीं रहेगी। तो हम धीरे धीरे इस चीज़ को सीखेंगे तो हमें जानकारी हो जाएगी। पेटियों की बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें समदाब की सहायता से अगर ग्लोब पर बात करें तो वायुदाब का जो वितरण होता है या जो हम अवलोकन करते हैं, इसका जो भी वितरण का हम पढ़ते हैं उसको, तो वायुदाब को स्थानीय विशेष में अगर वितरण करें तो 2 प्रकार से हम इसको करते हैं, या तो उच्च वायुदाब में करेंगे या हम निम्न वायुदाब में करेंगे। किसी भी स्थान पर हम देखेंगे तो वहाँ यूँ तो कहेंगे कि यहाँ पे निम्न वायुदाब है और यहाँ पर उच्च वायुदाब है, यही कहेंगे। जैसे मानो यहाँ पर अगर पृथ्वी की बात करें, ये धरातल है, यूँ कह दें यहाँ पर उच्च वायुदाब है, ठीक है, या यूँ कह दें यहाँ पर निम्न वायुदाब है, यूँ कहेंगे। फिर अगर इस स्थान की बात करें धरातल की तो यहाँ पर कह देंगे या तो उच्च वायुदाब है या निम्न है। समझ गए बात? अगर हम इस 2 रूपों में पढ़ते हैं इसको, या तो उच्च वायुदाब में पढ़ेंगे या निम्न वायुदाब। इसमें जो उच्च वायुदाब होता है, उच्च वायुदाब ये तो प्रदर्शित करता है प्रतिचक्रवातीय दशा को, और जो निम्न वायुदाब होता है, क्या होता है? निम्न वायुदाब होता है, ये प्रदर्शित करता है चक्रवातीय दशा को। अब तक आपने जो पढ़ा उसको याद करना है, रटना है, वो एक अलग मैटर है।
आपको रटना है। यानी समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसको समदाब रेखा कहते हैं। वायुदाब को मापने वाला जो यंत्र होता है जिसको बैरोमीटर कहते हैं। वायुदाब को जो मापने वाली इकाई होती है जो कि मिलीबार में प्रदर्शित की जाती है। ये तो आपको रटने वाली चीज़ें हो गई, ये तो आपको रटनी है। अब आपको समझनी है कि यहाँ पे उच्च वायुदाब है तो कौन सी दशा प्रदर्शित होगी, प्रति चक्रवातीय। निम्न वायुदाब होगा जिसको हम क्या कहेंगे, चक्रवातीय दशा को प्रदर्शित करेगी। ये बातें हम पढ़ेंगे ज़रूर, इनके टॉपिक हैं अपने, इन टॉपिकों को प्रति चक्रवातीय दशा को भी पढ़ेंगे और चक्रवातीय को भी पढ़ेंगे। तो अपने को अगर जिस टाइम में पढ़ें तो अपने को ये पता होना चाहिए कि प्रति चक्रवातीय का मतलब उच्च वायुदाब का होना और चक्रवातीय का मतलब निम्न वायुदाब का होना। ये एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक होते हैं। ये आप क्लाइमेट पढ़ते हो तो यहाँ पे आपको तापमान जो है, तापमान से जुड़ा हुआ होता है। जैसे यहाँ पे सूर्यातप है, सूर्यातप से क्या जुड़ा हुआ है, तापमान से वायुदाब जुड़ा हुआ है। समझ गए बात। वायुदाब से पवनें जुड़ी हुई हैं, पवनों से यहाँ पे वर्षा जुड़ी हुई है, वर्षा से पवनों से ही चक्रवात, प्रतिचक्रवात जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आंधी, मौसम, तूफान जो भी है यहाँ पे जुड़ी हुई है। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपको सूर्यातप नहीं समझ में आया तो वायुदाब को कैसे समझ पाओगे, तापमान नहीं समझ में आया तो वायुदाब नहीं पढ़ पाओगे आप। अगर वायुदाब नहीं समझ में आया तो आप पवनों को नहीं पढ़ पाओगे, और पवने नहीं पढ़ पाओगे इसका मतलब हम इस चक्रवातीय स्थिति को नहीं पढ़ पाएंगे। तो एक दूसरे से रिलेट होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। अगर हमें पहला जो टॉपिक है पहला, उसको अगर हमने मिस कर दिया तो दूसरे में समझने में अपने दिक्कत आएगी। और तीसरा, अगर हमने शुरुआत ही तीसरे से की है तो पहले दोनों नहीं समझे हैं तो इसका मतलब हमारे ऊपर से जाएगा। समझ गए बात। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, यहाँ उच्च वायुदाब का मतलब होता है प्रति चक्रवातीय दशा का उत्पन्न होना, और निम्न वायुदाब की दशा है इसका मतलब वहाँ पर चक्रवातीय दशा का उत्पन्न होना। दोनों बातें आप याद रखोगे। समझ गए। इसको आगे बढ़ाते हैं हम कि यहाँ पे अगर समस्त पृथ्वी की बात करें, यानी समस्त ग्लोब जो है, समस्त ग्लोब की बात करें, अगर हम पूरे ग्लोब को पढ़ें तो हमें स्पष्ट होना चाहिए कि उच्च दाब और निम्न दाब का कुछ भी निश्चित प्रणाली के अंतर्गत हम देखें तो उसका वितरण हमें पता होना चाहिए कि यहाँ उच्च वायुदाब है, यहाँ पर निम्न वायुदाब है। इसके बाद में हम बात करते हैं भूमध्य रेखा के और ध्रुवों के बीच में ये वायुदाब किस तरीके से चलता है। यहाँ पर सबसे पहले हमें यूँ देखना है, हमने पढ़ा था कि इसके वितरण को कौन प्रभावित करता है, ऊंचाई करती है, तापमान करता है, वायु प्रवाह करता है, जलवाष्प करता है, पृथ्वी का घूर्णन काल करता है। तो यहाँ पर हम कहें कि इस क्षेत्र में जैसे ये पृथ्वी है, यहाँ पर ये पृथ्वी है, ठीक है। इस पृथ्वी को हमने दो भागों में बांटा और वो बांटने वाली जो रेखा होगी वो 0 डिग्री रेखा होगी। समझ गए बात। और यहाँ हम बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे तो यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे तो यहाँ तक 90 डिग्री तक चलेंगे। समझ गए बात। और दक्षिण में भी 90 डिग्री तक हम जाएंगे। इसको हम विषुवत रेखा कहते हैं, इसको हम ध्रुवीय उत्तरी ध्रुव कहते हैं और इसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यहाँ पर आपको इतना तो जानकारी है, इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यहाँ पर जो इस कक्षा तल के सहारे, ये कक्षा तल है इसका, पृथ्वी का ये क्या होता है, कक्षा तल होता है। जो अक्ष पे झुकाव होता है वो तो अक्षीय झुकाव है, और ये कक्षा तल है इसका। कक्षा तल पर समान कोणों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती हैं, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, उसके समानांतर हम वायुदाब पेटियों को पढ़ेंगे। यहाँ पे किसको पढ़ेंगे, वायुदाब पेटियों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहली बात, यहाँ पर इस क्षेत्र में वायुदाब पेटियाँ हैं, इस क्षेत्र में क्या है, वायुदाब पेटियाँ। सबसे पहले तो अपने को नाम पता होना चाहिए वायुदाब पेटियों का है क्या क्या। यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश है, उससे 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक नॉर्थ लैटिट्यूड, और दक्षिण में 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। इसके मध्य में एक पेटी है, वायुदाब पेटी, और इस पेटी का नाम है यहाँ पे विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। क्या नाम है, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। ये कैसे बनी उसकी बातें हम बाद में करेंगे, पहले इसका नाम याद होना चाहिए, निम्न वायुदाब पेटी। समझ रहे हो बात मेरी। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि पृथ्वी है, पृथ्वी को हमने कुल 7 पेटियों में बांटा है, और वो 7 पेटियों के नाम अपने को पता होना चाहिए कि कौन से अक्षांशों के मध्य है।
सबसे पहली बात, निम्न उच्च की बात तो हम बाद में कर लेंगे। यहाँ पे निम्न अक्षांश जो निम्न वायुदाब पेटी बनी है वो कैसे बनी है उसकी बात तो हम करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस पेटी का नाम है वो ये है। तो अपने को ये रटने हैं कि इस जो नाम है इसको अपने को बार बार दोहराना है, अपने को रटना है कि ये नाम इस 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण की जो ये पेटी है 10 डिग्री अक्षांश वाली, इसको हम क्या नाम देते हैं? विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी नाम देते हैं। समझ गए बात। दूसरी पेटी यहाँ पर जो रेखा है 30 डिग्री अक्षांश की, कौन सी रेखा है? 30 डिग्री, और यहाँ पर एक रेखा है 35 डिग्री अक्षांश वाली जिसको नॉर्थ लैटिट्यूड कहते हैं, यानी उत्तरी अक्षांश कहते हैं दोनों को। तो यहाँ पर जो पेटी है इस पेटी को यहाँ पे नाम दिया है उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, उच्च वायुदाब की पेटी। समझ गए बात। अपने को 7 पेटियां प्रदर्शित करनी है इस ग्लोब पर। कितनी पेटियां हैं? 7 हैं। वो किन किन रूपों में है वो हम चर्चाएं करेंगे। समझ गए बात। पहले तो हमें इतना ही जानना है कि ये पेटी का नाम क्या है। इस पेटी को क्या कहते हैं? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी इसको कहते हैं। ये कहाँ पर है? 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य पेटी जो है उस पेटी का नाम है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। समझ गए। दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 डिग्री और 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड यानी दक्षिणी अक्षांश, इसके मध्य में जो पेटी है इसका यही नाम है उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। हम जल्दीबाजी में इस चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि क्लाइमेट पढ़नी है, एक दूसरे से रिलेटेड है। अपने को ये छोटी छोटी चीज़ों को साथ में लेकर के चलना है। यहाँ पे आपको कहा है कि 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश है, उन अक्षांशों के बीच में जो पेटी है उसका नाम है उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। यहाँ पर हम बात करेंगे 60 डिग्री से 65 डिग्री की। यहाँ पे 60 डिग्री है नॉर्थ लैटिट्यूड और यहाँ पे 65 डिग्री है नॉर्थ लैटिट्यूड। इसको हम कहेंगे यहाँ पर उपध्रुवीय। क्या कहेंगे? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। निम्न वायुदाब की पेटी। वायुदाब की पेटी। हमने पहले क्या पढ़ाया था? उच्च अक्षांश और वायुदाब में विलोमानुपाती संबंध होता है। जैसे जैसे अक्षांश बढ़ेंगे वैसे वैसे वायुदाब घटेगा, लेकिन ये समान परिस्थिति में ही होगा। ठीक है, तो इनमें दोनों विलोमानुपाती संबंध होता है। फिर ये जो 90 डिग्री है यहाँ पे 85 डिग्री से लेकर के और 90 डिग्री अक्षांश तक एक पेटी है जिसको ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी कहते हैं। ध्रुवीय उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब की पेटी। और यहाँ पर सेम है, यहाँ पर 60 डिग्री से 65 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। यहाँ पर इस पेटी को कहते हैं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। और इसको कहते हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। समझ रहे हो बात को। यहाँ पर अपने को केवल नाम याद करने हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है, वही दक्षिणी गोलार्ध में है, सेम अक्षांश है। 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, वही 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है। नाम दोनों का सेम है। अपने को एक तो नाम याद करना है विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, एक याद करना है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। ये पेटी 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, तो यही 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी है। यहाँ पर अगर बात करें उत्तरी गोलार्ध में, तो यहाँ पर एक नाम अपने को ये याद करना है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। यहाँ पे 60 से 65 डिग्री के बीच में है, यहाँ पे दक्षिणी अक्षांश में 60 से 65 डिग्री के बीच में वही पेटी है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी।
यहाँ पर अगर 85 डिग्री से 90 डिग्री की बात करें तो यहाँ पर जो पेटी है उसका नाम है ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। वही पेटी दक्षिणी गोलार्ध में है जो कि ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी है। अपने को यहाँ पे 7 पेटियाँ पढ़नी थी। 7 पेटियों के नाम हो गए 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6 और 7। नाम याद कितने करने हैं? 4। नाम कितने याद करने होंगे अपने को? 4 करने होंगे। दक्षिणी गोलार्ध का मत करो, केवल उत्तरी गोलार्ध का कर लो, विश्वत से इसका कर लो। यहाँ इन चारों का नाम याद कर लो। बाकी ये जो 3 हैं ऐसा कैसा यहाँ पे रख दो आप, सेम हो जाएगा। तो अपने को 4 पेटियों के नाम याद रखने हैं। बाकी दक्षिणी गोलार्ध में सेम नाम है। समझ गए बात? तो विश्व का या पृथ्वी के ग्लोब का अगर हम बात करें तो ग्लोब को हम 7 वायुदाब पेटियों में विभाजित करते हैं, जो 2 तरीके से अगर हम इसको पढ़ते तो हैं, लेकिन 2 समूहों में इसको विभाजित करते हैं। कितने समूहों में विभाजित करते हैं? 2 समूहों में विभाजित करते हैं। एक तो करते हैं हम तापजन्य वायुदाब पेटी, एक तो किस में करते हैं? तापजन्य वायुदाब पेटी, और एक करते हैं हम गतिजन्य। एक किस में करते हैं? गतिजन्य। ध्यान देना, केवल छोटी बातें करेंगे एक बार। यहाँ पे यूँ कहें कि अपने को इस ग्लोब पर 7 वायुदाब पेटियाँ को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 7 वायुदाब पेटियों को। इन पेटियों को हमने 2 समूहों में विभाजित किया है। एक तो किया है तापमान के अनुसार। ये जो पेटियाँ बनी है, एक तो बनती हैं ये तापमान के अकॉर्डिंग, और एक बनती है ये गतिजन्य। गति का मतलब पृथ्वी की घूर्णन गति से या पवनों के माध्यम से। समझ गए बात? तो 2 तरीके से या 2 प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन पेटियों का निर्माण हुआ है। एक तो तापजन्य वायुदाब पेटियां हैं और एक गतिजन्य वायुदाब पेटियां हैं। अब अपने को ये नहीं पता है कि कौन सी तापजन्य है और कौन सी गतिजन्य है, तो इसको सीखने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये जानना है कि कौन सी पेटी तापजन्य है और कौन सी गतिजन्य है। ध्यान देना इस बात को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टिक करेंगे, जिस पेटी पर टिक कर रहे हैं वो तो है तापजन्य। कौन सी है? तापजन्य। और बाकी बची हुई जो पेटियां हैं वो है गतिजन्य। तो अपने को ध्यान देना, एक तो ये पेटी है, तापजन्य की बात कर रहे हैं हम, एक तो ये तापजन्य पेटी है, एक ये वाली तापजन्य पेटी है, और एक ये वाली तापजन्य पेटी है। तापजन्य पेटियों में कितनी हो गई? ताप में 3 प्रकार की पेटियां हो गई वायुदाब की। कौन कौन सी हो गई? विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब, उत्तरी ध्रुवीय कर लो इसको, यहाँ पर दक्षिणी ध्रुवीय कर लो, दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। 3 पेटियां हो गई किसमें? तापजन्य की। ठीक है। बाकी बची हुई एक तो ये वाली, एक ये वाली, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये जो 4 पेटियां हैं, ये चारों पेटियां किस में आती हैं? गतिजन्य पेटियां आती हैं। किस में आती हैं? गतिजन्य। यहाँ पर ये जो गतिजन्य पेटियां हैं, ये जो गतिजन्य पेटियां हैं, इनको बनाने में यहाँ पर पृथ्वी का घूर्णन काल है, और एक यहाँ पे जो पवनें चलती हैं उनका हाथ है। समझ गए बात? यानी इनको तो बनाने में तापमान का हाथ होगा। सिंपल सी बात, तापजन्य का मतलब ये तापमान के अकॉर्डिंग बनता है। हमने क्या कहा था? तापमान, याद है आपको? तापमान और वायुदाब विलोमानुपाती संबंध होता है। क्या होता है? विलोमानुपाती संबंध होता है। याद है कुछ? यहाँ पे हमने बात की थी, तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब घटेगा, और वायुदाब घटेगा इसका मतलब तापमान बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं। तो सीधी पड़ेगी, इसका मतलब यहाँ पे तापमान क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो तापमान ज़्यादा का मतलब वायुदाब कैसा होगा? निम्न होगा। कैसा होगा? निम्न होगा। और यहाँ पे इस ध्रुवीय क्षेत्र में सूर्य की किरण पहुँच ही नहीं पाती, इसका मतलब तापमान क्या है? यहाँ पे कम होता है, और कम होगा इसका मतलब वायुदाब कैसा होगा? ज़्यादा होगा। दोनों में संबंध कैसा है? विलोमानुपाती है। इसलिए तो हमने ये फॉर्मूले पहले लिखे थे। इसको हमने जाना है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो हम कहते हैं सूर्य की किरणें साल भर सीधी कहाँ पड़ती हैं? क्योंकि हमने वो बातें जो की थी सूर्य तप से, अब देखो यहाँ पे आपको रिलेट हो रहा है।
सूर्यास्त पढ़ा उस टाइम में जो उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति हमने पढ़ी थी कि कौन से गोलार्ध में सूर्य सीधा चमकता है, कब दक्षिणी गोलार्ध में चमकता है, कब उत्तरी गोलार्ध में चमकता है, कब पृथ्वी का स्थान जो है वो सूर्य की सीध में आता है, कहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँच पाती हैं, किन क्षेत्रों में सूर्य की किरणें ज़्यादा होती है, तापमान ज़्यादा करता है, किन क्षेत्रों में सूर्य की किरणें पहुँचती नहीं है, जहाँ पर हमेशा हिमाच्छादन की दशा पाई जाती है। तो ये सारी की चीज़ें जो हैं वो इस वायुदाब की जो इस टॉपिक में है हमें काम आएंगी। यहाँ पे यूँ कहते हैं कि जो विषुवत रेखा है यहाँ पे सूर्य की किरणें साल भर सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होती है। तो हम कहते हैं इस क्षेत्र में तापमान ज़्यादा होगा तो वायुदाब कैसा होगा, कम होगा, निम्न वायुदाब की पेटी होगी। विषुवत रेखा तो है ही, तो विषुवत रेखा तो नाम रख दिया, वायुदाब कैसा होगा, निम्न होगा। अगर हम ध्रुवों की तरफ चलेंगे, ठीक है, तो ध्रुव की ओर चलेंगे तो वायुदाब में यहाँ पे देखेंगे तो तापमान क्या है, यहाँ पे कम है, और तापमान कम होने का मतलब वायुदाब कैसा होगा, ज़्यादा होगा, यानी कम तापमान वायुदाब ज़्यादा। तो यहाँ पे उच्च वायुदाब का कारण क्या है, तापमान है, यानी यहाँ पे तापमान क्या है, कम है, इसका मतलब ध्रुवीय क्षेत्र में वायुदाब ऊंचा रहता है। वही दक्षिण जो ध्रुव है उसके ऊपर होता है। दक्षिण ध्रुव पर उच्च वायुदाब का कारण क्या है, तापमान है। समझ गए बात। तो तापमान आधारित पेटियाँ कितनी हैं, 3 पेटियां हैं। समझ गए। 3 पेटियों को हम क्या कहते हैं, तापजन्य वायुदाब पेटियां कहते हैं। बाकी बची हुई जो पेटियां होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, गतिजन्य वायुदाब पेटियां, जिसकी हम बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।